गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन एंड यू आर मेंटली रेडी टू टेक फिजिक्स क्लास। ओके, इस एक्सपेक्टेशन के साथ हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा डोमेन ऑफ फिजिक्स। वो क्षेत्र क्या है, वो रीजन क्या है जिसमें फिजिक्स को हम बांट सकते हैं। फिजिक्स को दो डोमेन में बांटेंगे, हम डिवाइड करेंगे। पहला डोमेन होगा हमारा मैक्रोस्कोपिक डोमेन, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा माइक्रोस्कोपिक डोमेन, जिसे हम क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे। मैक्रोस्कोपिक में जो पार्टिकल की साइज है, जिसके विषय में हम पढ़ेंगे, दैट विल बी लार्जर देन दैट ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में हम लैब में नेकेड आई से मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें जो ऑब्जर्वेशन है एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल स्केल पर भी हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स में हम ऐसे पार्टिकल के विषय में पढ़ेंगे जिनकी साइज 10⁻⁻⁶ मीटर से कम है, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसमें हम एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंटीपार्टिकल, फोटॉन एंड देयर इंटरेक्शन, इनके विषय में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं हमारे जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है, जो क्लासिकल फिजिक्स है, उसको हम कई पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला है मैकेनिक्स। देखिए, अगर हम मैकेनिक्स को सिंपली समझने का, जानने का प्रयास करें तो हम केवल एक लाइन में कहेंगे, द प्लेस वेयर द इवेंट्स, द फेनोमेनन वेयर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एज वेल एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आर इन्वॉल्व्ड। कहाँ आ जाएगा? मैकेनिक्स में। इसमें मोशन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट और बिगर ऑब्जेक्ट, या propulsion of rocket, flow of water, propagation of sound, bending of beam, ढेर सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लीकेबल होता है। फिर से कहेंगे, फिजिक्स का वह क्षेत्र, वह रीजन, वह डोमेन जहाँ पर न्यूटन्स के तीनों लॉज ऑफ मोशन अप्लीकेबल होते हैं या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लीकेबल होता है, वो मैकेनिक्स में पढ़ा जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म, ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रो रिलेटेड विथ चार्ज, मैग्नेटिज्म रिलेटेड विथ मैग्नेटिक बिहेवियर। इलेक्ट्रो पे हम बात करेंगे, अगर दो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हैं, दे विल अप्लाई इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन ईच अदर। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्टिव भी नेचर हो सकता है और रिपल्सिव भी नेचर हो सकता है। जैसे अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो भी रिपेल करेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। लेकिन कंडीशन क्या है? दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, तो उसे हम पढ़ते हैं, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट वी से? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कहने का मीनिंग, अगर हम ऐसे चार्ज के विषय में पढ़ें जो रेस्ट में हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाए, जैसे व्हेन चार्ज फ्लो along पर्टिकुलर पाथ, करंट इज सेड टू बी सेट अप, ये पार्ट हो जाता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। लेकिन क्लास 10 की फिजिक्स में ही आपने पढ़ा था, अगर कोई वायर है जिसमें करंट पास हो रही है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, मैग्नेटिक स्पेसमेन की बात करेंगे, तो कहाँ आ जाएगा? मैग्नेटिज्म। अगेन आई एम सेइंग कि इफ वी डील with charged particle which is in state of rest,
दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम ऐसे चार्ज पार्टिकल को पढ़ेंगे जो मोशन में है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और अगर हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के साथ करंट और करंट के इफेक्ट दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो कहाँ चला जाएगा? मैग्नेटिज्म। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, फिजिक्स को बिगिनिंग में इन तीनों को अलग अलग पढ़ा जा रहा था, अलग अलग स्टडी कर रहे थे। लेकिन अब आप देखिए, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वही मोशन में हो गया तो करंट, और करंट का इफेक्ट क्या है? मैग्नेटिज्म। तो ये जो तीनों बातें हैं दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर। तो अंडर द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स ऑफ यूनिफिकेशन हम इन तीनों को फिजिक्स के एक ब्रांच में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नाउ कम टू ऑप्टिक्स। देखिए ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के विषय में पढ़ेंगे। लाइट का रिफ्लेक्शन है, लाइट का रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, मैनी फेनोमेनन्स है, मिरर है, लेंस है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, वॉट एवर बी वी डील वेयर इन ऑप्टिक्स। नेक्स्ट टू इट थर्मोडायनेमिक्स। देखिए जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो उस इंजन की इफिशियंसी बहुत कम थी और उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए फिजिक्स की एक नई डिसिप्लिन का आगमन हुआ जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इस थर्मोडायनेमिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन करेंगे, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन में ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को, ऑब्जेक्ट के इंटरनल एनर्जी को, ऑब्जेक्ट की इंट्रोपी को हम एसेस करेंगे बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम और बाय द एक्सचेंज ऑफ हीट बाय द सिस्टम। व्हाट आई एम सेइंग कि स्टीम इंजन की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए फिजिक्स की एक नई ब्रांच का प्रादुर्भाव हुआ, प्रोडक्शन हुआ, आगमन हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। इस थर्मोडायनेमिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन करेंगे, स्टडी करेंगे, लेकिन किसका? उसमें उसके टेम्परेचर का, उसके इंटरनल एनर्जी का, उसके इंट्रोपी का, by doing work on the system or work done by the system or by the exchange of heat। अब हमने दो टर्म यहाँ यूज किया, इंटरनल एनर्जी एंड इंट्रोपी। यू आर नॉट फेमिलियर विथ इट, लेकिन फिजिक्स के ही क्लास में आगे केमिस्ट्री में भी आपको इसके विषय में बताया जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। तो इस तरह से हम फिर से रिकॉल करेंगे। फिजिक्स का पहला डोमेन है माइक्रोस्कोपिक, जिसे हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसमें जो पार्टिकल का साइज है 10⁻⁻⁶ मीटर से ज़्यादा होगा और इसमें जो इवेंट्स होंगे एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर, टेरेस्ट्रियल स्केल पर और लैब में मेजरमेंट किए जा सकते हैं बाय नेकेड, मतलब इनको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं नेकेड आई से। मैकेनिक्स। अब माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स को हम डिफरेंट डिसिप्लिन में बांटते हैं। पहला क्या है? मैकेनिक्स, जहाँ जहाँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लीकेबल होगा, दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मैकेनिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चार्ज पार्टिकल इन स्टेट ऑफ रेस्ट, चार्ज पार्टिकल इन स्टेट ऑफ मोशन या चार्ज पार्टिकल की मोशन का इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट और उसका इफेक्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक स्पेसिमन। ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो वी विल से व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के विषय में पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट लाइट। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की एक नई डिसिप्लिन जिसका प्रादुर्भाव हुआ, आगमन हुआ
टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ स्टीम इंजन। इसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का सिस्टम का स्टडी करेंगे। कैसे? उसके टेम्परेचर को जानेंगे, उसके इंटरनल एनर्जी को जानेंगे, एंट्रोपी को जानेंगे। कैसे? बाय एक्सचेंज ऑफ हीट विद सिस्टम विद ऑब्जेक्ट और बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम और बाय टेकिंग वर्क फ्रॉम द सिस्टम। अब इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक और क्वांटम फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में जो पार्टिकल का साइज है 10⁻⁻⁶ मीटर से कम होता है। इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसमें जो हम एटम की, मॉलिक्यूल की, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, फोटॉन की या एंटी पार्टिकल की स्टडी करेंगे, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इनके विषय में हमारे पास एक थॉट है, हमारे पास एक इमेजिनेशन है, हमारे पास मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में एक बाउंड्री लाइन खींचने की बात करें तो हम ये कहेंगे कि जिस जगह से क्लासिकल फिजिक्स राइट और एप्रोप्रिएट रिजल्ट देने में फेल हो जाता है, वहीं से क्वांटम फिजिक्स, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की शुरुआत होती है और उसका रिजल्ट बहुत ही राइट, बहुत ही एप्रोप्रिएट होता है। और आज की डेट में ये फिजिक्स की जो ब्रांच है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही स्ट्रेंथफुल है। और इसी के आधार पर हम एक बात आपसे कह सकते हैं कि एडिफिस ऑफ फिजिक्स इज ब्यूटीफुल एंड इंक्लूजिंग एंड यू विल एप्रिशिएट इट मोर एज यू परस्यू द सब्जेक्ट। फिजिक्स का जो सौंदर्य है, फिजिक्स की जो अच्छाई है, इसे आप कब जानेंगे? जब आप इस सब्जेक्ट को परस्यू करेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसके विषय में आपकी जो है समझ बढ़ेगी। जैसे जैसे आप फिजिक्स को समझते जाएंगे, इसके थियरी को, इसके कॉन्सेप्ट को, इसके एप्लीकेशन को जानेंगे, आपको फिजिक्स में मजा आएगा। यू विल एंजॉय विद इट। थोड़ा सा फिजिक्स में हम मेजरमेंट का लिमिट देखते हैं। देखिए, हम इलेक्ट्रॉन की साइज, न्यूक्लियस की साइज और पूरे यूनिवर्स की साइज, मीन्स अगर लेंथ का मेजरमेंट करें हम 10⁻⁴ मीटर सो स्मॉल से लेकर के 10⁻26 मीटर वेरी वेरी लार्ज, दैट इज व्हाट साइज ऑफ यूनिवर्स। तो छोटी से छोटी लेंथ का मेजरमेंट करने के साथ साथ बड़ी से बड़ी लेंथ का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी फिजिक्स में मेजरमेंट की स्कोप क्या बहुत ही ब्रॉड है, यहाँ पर कोई भी मेजरमेंट छूट नहीं सकता। दूसरा देखिए, अगर हम टाइम की मेजरमेंट की बात करें तो हमें स्मॉल टाइम इंटरवल 10⁻22 सेकेंड से लेकर के 10⁻18 सेकेंड तक मेजरमेंट हम फिजिक्स में कर सकते हैं। इसी तरह से मास के मेजरमेंट की बात करें तो हम 10⁻30 kg से लेकर के 10⁻55 kg तक मास का मेजरमेंट कर सकते हैं। मीन्स अगर हम मेजरमेंट को देखें तो मेजरमेंट का एरिया फिजिक्स में बहुत ही फैला हुआ है। छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट से लेकर के बड़ी से बड़ी, मतलब कहते हैं कि चींटी से लेकर के हाथी तक। एक चींटी का मतलब बहुत छोटा, हाथी का मतलब क्या बहुत ही बड़ा। तो फिजिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है साइंस का जहां पर मेजरमेंट का दायरा, इसको बहुत ही बड़ा है। ओके, आगे हम यहाँ पर एक फिर बात जोड़ेंगे, फिजिक्स की एक नई ब्रांच या नया डोमेन। देखिए, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के बीच का जो डोमेन है, जिसे हम मेसोस्कोपिक फिजिक्स या मेसोस्कोपिक डोमेन कहते हैं, इसके विषय में आप हायर क्लास में जाके पढ़ेंगे। ओके, अब हम कुछ और बातें करते हैं। फिजिक्स का एक्साइटमेंट क्या है? फिजिक्स में किस बात को लेकर के लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं? देखिए, ये जो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है, इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे किसी किसी के लिए टू कैरी आउट इमेजिनेटिव एक्सपेरिमेंट बहुत एक्साइटिंग होता है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा।
फेमस साइंटिस्ट। जब ओरेस्टेड ने कहा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। क्या कहा उन्होंने कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो फैराडे ने सोचा कि अगर इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन हो सकता है तो व्हाई नॉट रिवर्स ऑफ दिस, कि मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके हम इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करें। और इस रिवर्स प्रोसेस में करंट को जनरेट करने के लिए फैराडे बहुत उत्तेजित था, एक्साइटेड था, और उसने 12 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। यू कैन इमेजिन देयर थॉट, देयर एक्साइटमेंट, एंड अल्टीमेटली वो अपने प्रयास में क्या है, सफल रहा। तो नई इमेजिनेटिव आइडिया के साथ नए एक्सपेरिमेंट करना किसी किसी को बहुत पसंद है, और वो क्या करता है, उसे एक्साइटमेंट प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। दूसरा है एलिगेंस एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ बेसिक लॉ। फिजिक्स के जो बेसिक लॉ हैं वो क्या है, यूनिवर्सल हैं। जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक एग्जांपल दे देते हैं। अर्थ पर भी एप्लीकेबल है, जुपिटर भी एप्लीकेबल है, मून पर भी एप्लीकेबल, मीन्स व्हाट, एवरीवेयर, स्मॉल से लेकर के बिगर ऑब्जेक्ट तक एवरीवेयर ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, एप्लीकेबल है। ओके। दूसरा अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स में क्या करते हैं हम कि कोई फिजिक्स की थियरी है, कोई फिजिक्स का थॉट है, उसको लेकर के हम कोई डिवाइस बनाते हैं। अब जैसे टेलीविज़न है, लैपटॉप है, मोबाइल है, रेडियो है, ये सारी चीज़ें क्या है, अप्लाइड फिजिक्स की देन है। और अब देखिए, इससे किसी को मोबाइल में इंटरेस्ट है, किसी को रेडियो बनाने में इंटरेस्ट है, किसी को टीवी बनाने में क्या है। अब वो टीवी बनाने के लिए लगा हुआ है, एकदम लगा है, सारा काम छोड़ करके उसमें उसको मजा आ रहा है। तो कहने का मतलब मैं बताऊं कि फिजिक्स में डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट एक्साइटमेंट का स्कोप है, एरिया है। कोई नई इमेजिनेटिव आइडिया के साथ नया एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा महसूस करता है, और कोई फिजिक्स के बेसिक लॉ की यूनिवर्सलिटी को देख करके, सर्वव्यापकता को देख करके, सार्वभौमिकता को देख करके एक्साइट होता है। कोई फिजिक्स में जो नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नई नई डिस्कवरी हो रही हैं, यानी फिजिक्स की फिलॉसफी को यूज़ करके, प्रिंसिपल को यूज़ करके, थियरी को यूज़ करके जो नए नए इंस्ट्रूमेंट बनाए जा रहे हैं, उसमें क्या है, इंजॉय फील करता है। तो डिफरेंट पर्सन के लिए इंजॉय के, एक्साइटमेंट के डिफरेंट काज हो सकते हैं, लेकिन ये फिजिक्स हर पर्सन के लिए, हर आदमी के लिए, वो आदमी जो फिजिक्स को थोड़ा सा समझता है, जिसको फिजिक्स का बेसिक समझ है, अपने अपने ढंग से फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ इंजॉय कर सकता है। इसके बाद ये लास्ट फ्यू सेंचुरीज में फिजिक्स में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके पीछे मेन रीजन क्या है। तो सबसे पहले एक थॉट था कि फिजिक्स के या साइंस के डेवलपमेंट में, डिस्कवरी में क्वालिटेटिव थिंकिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साइंटिफिक मेथड में हमने डिस्कस किया था, लेकिन बाद में ये बात समझ में आई कि फिजिक्स में जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उसका मेजरमेंट करते हैं। अब मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, न्यूमेरल वैल्यू प्रदान करते हैं, न्यूमेरल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिजिक्स में मेजरमेंट का, जिसमें हम न्यूमेरल वैल्यू देते हैं, दैट इज व्हाट, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का भी क्या है, बहुत बड़ा रोल है। तीसरा, फिजिक्स के डेवलपमेंट का तीसरा रीजन क्या है कि जो फिजिक्स के लॉ हैं वो बहुत ही यूनिवर्सल हैं। फिजिक्स का एक ही लॉ नेचर के ढेर सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में काम आता है, और ये जो रीजन है वो फिजिक्स को क्या करता है, प्रोग्रेस में बहुत ही हेल्प करता है। अप्रॉक्सीमेशन, देखिए, जब कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही बड़ा है, तो उसमें से कुछ चीज़ों को हम बिगिनिंग में, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उनको हम बिगिनिंग में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और कुछ मोर एस्पेक्ट वाले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसे क्या कहेंगे, अप्रॉक्सीमेशन। इसको हम आपको एक एग्जाम्पल से बताएंगे बेटा। जैसे देखिए, एक चाक का पेंसिल है, इसको छोड़े, और एक
चिड़िया का पंख है उसको छोड़ें। फ्री फॉल स्टेट में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक दोनों को एक्सेलरेशन क्या है, सेम मिलेगा। दोनों को अर्थ सरफेस पे क्या है, एक साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इस रूम में छोड़ दें जहाँ पर एयर है तो चाक पेंसिल पहले जाएगा और चिड़िया का जो पंख है वो क्या करेगा, बाद में जाएगा। दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, बोथ आर ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट। जाना चाहिए था एक ही समय पर, लेकिन चाक पेंसिल पहले जा रहा है और चिड़िया का पंख फीदर क्या है, बाद में जाएगा। अब कहने के लिए ये केस बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन जब दोनों इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की स्टडी करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन ये सिंपल कब हो जाएगा, अगर इसी रूम में हम वैक्यूम क्रिएट कर दें, फ्री स्पेस क्रिएट कर दें और उस केस में चाक के पेंसिल को और चिड़िए के पंख को छेड़ें तो बोथ आर टच द ग्राउंड अप्रॉक्सीमेटली, और अप्रॉक्सीमेटली नहीं, मैं ये कहूँ कि दोनों एग्जैक्टली एक ही समय पर ग्राउंड को हिट करेंगे, एक ही स्पीड से हिट करेंगे। तो मीन्स अगर एयर में दोनों को मोशन को डिस्कस करना है तो केस इज व्हाट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अगर हम वैक्यूम में चले गए, दोनों को सेम हाइट से एक ही इंस्टेंट पर छोड़ा तो दोनों ग्राउंड को एक साथ टच करेंगे, एक ही वेलोसिटी से टच करेंगे। मीन्स कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को हमने क्या किया, छोड़ दिया। ये क्या है, अप्रॉक्सीमेशन है। लेकिन बाद में जब हमें ये बात वेरीफाई हो गई कि वैक्यूम में जब दोनों को एक साथ छोड़ते हैं, सेम हाइट से छोड़ते हैं, तो ग्राउंड को सेम वेलोसिटी से सेम टाइम पर हिट करेंगे। तो फ्री फॉल समझ में आ गया। अब एयर में ऐसा क्यों नहीं होता है, तब उसमें हम एयर के रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट विल कम आउट एज वी रिक्वायर्ड। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माय टुडे लेक्चर्स। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।